हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आपका क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का ये चैप्टर है और आपके चैप्टर का नाम है द रूलिंग कंट्री साइड, यानी कंट्री साइड के अंदर शासन। ये जो पिक्चर देख रहे हो आप, इसके अंदर ये शो कर रही है कि रॉबर्ट क्लाइव, ये जो खड़ा हुआ है ये रॉबर्ट क्लाइव है और ये एक्सेप्ट कर रहा है दीवानी। और ये जो बैठे यहाँ पे मुगल एम्परर, ये फारुख शाह हैं और इन्होंने दीवान एज अ दीवान इनको एक्सेप्ट किया और इनको दीवानी बनाया बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का 1965 के अंदर। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द कंपनी बिकेम द दीवान। कंपनी जब दीवान बनी ऑन 12 अगस्त 1765 में द मुगल एम्परर अपॉइंट द ईस्ट इंडिया कंपनी। जो मुगल एम्परर था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपॉइंट किया एज अ दीवान ऑफ बंगाल, बंगाल के दीवान के रूप में। द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन रॉबर्ट क्लाइव स्टैंड। और ये जो भी इवेंट घटना हुई थी वो रॉबर्ट क्लाइव के टैंक के अंदर हुई थी विद अ फ्यू इंग्लिशमैन, जिसमें कुछ इंग्लिशमैन थे एंड कुछ इंडियंस थे जो कि इसके विटनेस थे यानी गवाह थे, एज अ विटनेस यानी गवाह के रूप में। कुछ इंग्लिशमैन थे यानी ब्रिटिशर्स थे और इंडियंस थे। बट इन द पेंटिंग अबव, जब आप ऊपर देखेंगे पेंटिंग के अंदर, द इवेंट इज शोन एज अ मेजेस्टिक ओकेजन। और ये जो पेंटिंग है इसको ऐसे शो किया है जैसे कि कोई मेजेस्टिक ओकेजन हो, कोई बहुत बड़ा ओकेजन हो, कोई उत्सव हो, उस तरीके से इसको शो किया गया है। एंड टेकिंग प्लेस इन अ ग्रैंड सेटिंग, और इसको एक ऐसा बनाया गया जैसे ग्रैंड सेटिंग है, ग्रैंड सेटिंग के रूप में। द पेंटर वॉज कमीशन बाय क्लाइव, और जो पेंटर था कमीशन बाय क्लाइव टू रिकॉर्ड, उसको क्लाइव ने ही बुलाया था कि वो रिकॉर्ड करे इस मेमोरेबल इवेंट को इन क्लाइव्स की लाइफ के लिए। The grant of दीवानी cleared was one such event। और जो दीवानी का जो ग्रांट था, ग्रांट मीन्स होता है कि कबूल कर लेना, एज अ दीवान उसको मान लेना या उसको ऐसा शपथ पत्र देना जिसमें कि वो दीवानी उसको शो किया गया है। सच इवेंट, ये एक ऐसी घटना थी ब्रिटिश इमेजिनेशन यानी कि ब्रिटिश के इमेजिनेशन के अंदर, यानी उनकी कल्पनाओं के अंदर दीवान बनना एक बहुत बड़ी घटना थी। एज दीवान के रूप में जो कंपनी थी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर, वो चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गई ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। और जो भी उसके अंडर में जो टेरिटरी आती थी उसके अंदर वो चीफ फाइनेंशियल मिनिस्टर के रूप में काम कर रहा था। नाउ इट हैड टू थिंक, अब ये सोचने का समय था, ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू। और जो लैंड है, नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू। अब ये वो समय था कि जब वो एडमिनिस्टर करता, मतलब प्रशासन को चलाने से रिलेटेड काम करता, और प्रशासन से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड उसके बारे में विचार करता, या जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं उनके बारे में वो सोचता कि कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना है। दिस हैड टू बी डन, और ये सब कुछ हुआ इस प्रकार से, इन अ वे दैट कुड यील्ड एनफ रेवेन्यू। और वो कुछ इस प्रकार से करना चाहता था जिससे कि उसको बहुत सारा रेवेन्यू मिल जाए, जिससे कि वो अपने बढ़ते हुए खर्चों को अपने मीन्स होता है कंपनी के बढ़ते हुए खर्चों को पूरा कर सके। तो ग्रोइंग एक्सपेंसेस मतलब होता है, एक्सपेंस मतलब होता है खर्चा, ग्रोइंग मीन्स बढ़ना, यानी बढ़ते हुए कंपनी के बढ़ते हुए खर्चों को वो पूरा कर सके। अ ट्रेडिंग कंपनी हैड ऑल्सो टू एंश्योर दैट, और जो ट्रेडिंग कंपनी थी वो ये भी एंश्योर कर रही थी दैट इट कुड बाय द प्रोडक्ट इट नीडेड एंड सेल व्हाट इट वांट, कि वो कौन से प्रोडक्ट ऐसे बनाए या खरीदे ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको कि वो बाद में यहाँ पर बेच सके और जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। ओवर द ईयर्स द कंपनी ऑल्सो लर्न दैट, और कई सालों तक जो कंपनी थी वो ये जान गए थे दैट इट हैड टू मूव सम कॉजन, कि अब हमें कुछ कॉजन की तरफ मूव करना चाहिए। कॉजन मतलब होता है सावधानी या चेतावनी, उसकी तरफ मूव करना चाहिए। बीइंग एन एलियन
पावर, एक एलियन पावर के रूप में, इट नीडेड टू पैसिफाई दोज हु इन द पास्ट एंड रूल इन द कंट्री साइड। और एक एलियन के रूप में वो चाहता था कि ऐसे लोग जो कि कंट्री साइड के अंदर रूल कर रहे थे पास्ट के अंदर, उससे वो उनकी पावर को ले ले। पैसिफाई मीन्स होता है किसी नाराज व्यक्ति को खुश करना। तो एज ए एलियन पावर के रूप में वो अब उसकी ये ज़रूरत थी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि शासक हो या शासन कर रहा हो और किसी बात से वो नाराज़ हो तो उसको वो खुश करे, तो उसे पैसिफाई कहते हैं। एंड एन्जॉय अथॉरिटी, और उसके बाद जो अथॉरिटी है या प्रेस्टेज है उसको वो इन्जॉय करे। दोज हु हेल्ड लोकल पावर, ऐसे लोग जिनके पास अपनी लोकल पावर है, हैड टू बी कंट्रोल, उनको कंट्रोल किया जा सके, बट दे कुड नॉट बी एंटायरली एलिमिनेटेड, लेकिन उसको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जाए। मतलब उसकी पावर को तो कंट्रोल कर ले लेकिन उसको वो ख़त्म नहीं करे। हाउ वॉज दिस टू बी डन, ये सब कैसे हुआ? इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ द कंपनी केम टू बी कॉलोनाइज। और इस चैप्टर के अंदर हम देखते हैं कि कैसे जो कंपनी है वो कॉलोनाइज उसने किया, पूरी कंट्री साइड को, अंदर कंट्री में रहने वाले लोगों को अपनी कॉलोनी बनाया। ऑर्गेनाइज रेवेन्यू, कैसे उन्होंने रेवेन्यू रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया। रीडिफाइन द राइट्स ऑफ पीपल, कैसे उन्होंने जो लोगों के राइट्स थे उनको रीडिफाइन किया। एंड प्रोड्यूस द क्रॉप्स इट वांट, और कैसे उन्होंने जो क्रॉप्स थी उनको लगवाया जो वो चाहते थे। देन फिर आता है आपका टॉपिक रेवेन्यू फॉर द कंपनी। द कंपनी हैड बिकम दीवान, और कंपनी थी वो अब दीवान बन चुकी थी, बट स्टिल सॉ इट्स प्राइमरी एज अ ट्रेडर, लेकिन वो अभी भी एक ट्रेडर के रूप में थी, नज़र आ रही थी। इट वांटेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम बट was unwilling to set up any regular system of assessment and collection। हालांकि उसको बहुत ज़्यादा, वो ये चाहता था कि उसको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इनकम हो, लेकिन बट वॉज अनविलिंग, लेकिन वो अनविलिंग था टू सेटअप अ रेगुलर सिस्टम। अनविलिंग यानी वो इस काबिल नहीं था या उसके पास इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो रेगुलर सिस्टम सेटअप कर सके। ऑफ असिस्टमेंट एंड कलेक्शन, असिस्टमेंट और कलेक्शन से रिलेटेड, यानी क्या लगाना है और क्या कलेक्ट करना है, कितना कलेक्ट करना है, उससे रिलेटेड उसके पास पावर नहीं थी, हालांकि रेवेन्यू उसके पास ज़्यादा था। द एफर्ट्स वॉज इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज, और जो कोशिश कर रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यूज़ को वो कलेक्ट कर सके। इट कुड एंड बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ, और वो फाइन कॉटन्स को बाय करता था या सिल्क क्लॉथ एज चीप एज पॉसिबल, और जो फाइन कॉटन या सिल्क क्लॉथ है वो उसको बहुत सस्ते दामों पर, जितना सस्ता हो सके उसको खरीदता था। विदिन 5 years, 5 साल के अंदर द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल। अब क्या था कि 5 साल के अंदर जो वैल्यू थी गुड्स की, वो बंगाल के अंदर कंपनी गुड्स की जो वैल्यू थी वो डबल हो गई। बिफोर 1865 द कंपनी हैड परचेज गुड्स इन इंडिया। 1865 से पहले जो कंपनी थी वो इंडिया से गुड्स परचेज करती थी, सामान परचेज करती थी बाय इम्पोर्टिंग गोल्ड। इसके बदले में वो गोल्ड एंड सिल्वर्स को इंपोर्ट करती थी ब्रिटेन से, यानी कि ऐसे सामान लेती थी और गोल्ड और सिल्वर इंडिया के अंदर आते थे। नाउ द रेवेन्यू कलेक्ट इन बंगाल, अब जो रेवेन्यू था वो बंगाल के अंदर कलेक्ट होने लगा। कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। अब यहाँ से क्या था, रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे बंगाल से, और जो फाइनेंस था, जो भी वो परचेज कर रहे थे गुड को, उसको वो एक्सपोर्ट कर देते थे, यानी गुड्स को वो खरीदते थे एक्सपोर्ट करने के लिए। सून इट वॉज क्लियर, और फिर जल्दी ये क्लियर हो गया दैट बंगाल इकनॉमी वॉज फेसिंग डीप क्राइसिस, कि जो बंगाल की इकनॉमी है उसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आर्टिशियंस वर deserting villages since they being forced to sell their goods to company। ऐसे जो लोग गांव के अंदर रहते थे, आर्टिशियंस जो गांव में रहते थे, उनको मजबूर किया गया कि वो अपने जो सामान है,
जो भी सामान है उसको कंपनी को बेचना है और उन्हीं से ही खरीदना है। पोज टू सेल देयर गुड्स, यानी उनके जो सामान हैं उनको वो कंपनी को ही बेचे और वो भी कम कीमत पर, एट लो प्राइस। पीजेंट्स वर अनेबल टू पे द ड्यूज, और जो किसान थे वो बेचारे मजबूर हो गए कि वो ड्यूज को नहीं पे कर पाते थे। ड्यूज दैट आर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम, जो जिनकी की उनके लिए डिमांड थी या उनकी मांग। जो भी उनके ड्यूज थे यानी जो कर्जा था उसको वो नहीं पूरा कर पा रहे थे। दैट वर बीइंग डिमांड फ्रॉम देम, जो कि उनसे की जा रही थी। आर्टिशियन प्रोड्यूस वॉज इन डिक्लाइन एंड एग्रीकल्चर कल्टिवेशन शोड साइन ऑफ कोलैप्स, और जो आर्टिशियंस थे आर्टिशनल प्रोडक्शन धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। एंड एग्रीकल्चर कल्टिवेशन, जो एग्रीकल्चर कल्टिवेशन था, शोड द साइन ऑफ कोलैप्स, ये भी साइन शो कर रहा था ख़त्म होने का। देन इन 1770 अ टेरिबल फेमाइन किल्ड, और उसके बाद 1770 के अंदर एक भयंकर सूखा पड़ा जिससे 10 मिलियन पीपल जो थे बंगाल के वो मारे गए। अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, और उसमें से जो 1/3 पॉपुलेशन थी वो ख़त्म हो गई, वाइप्ड आउट। तो ये सारा बता रहा है किस प्रकार से जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उनके साथ उनको क्या क्या झेलना पड़ा। आर्टिशियन प्रोडक्शन था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, और जो एग्रीकल्चर कल्टीवेशन था वो भी ऐसा साइन दे रहा था कि वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है या बिखर रहा है, टूट रहा है। जो भी इसमें कोलैप्स का मतलब होता है धीरे धीरे ख़त्म हो जाना या टूटना। तो एग्रीकल्चर जो कल्टीवेशन था वो भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा था। देन इन 1717 और टेरिबल फेमाइन, एक बहुत ही भयंकर सूखा पड़ा जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल इन बंगाल, जो 10 मिलियंस पीपल थे बंगाल के अंदर वो मारे गए। अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वाइप्ड आउट, और लगभग 1/3 जो पॉपुलेशन थी वो ख़त्म हो गई। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत। इफ़ द इकनॉमी वॉज इन ruins, could the company be certain of its revenue income? अगर इकनॉमी, ruins मीन्स होता है खंडर। इफ़ द इकनॉमी वॉज ruin, अगर मान लीजिए जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो खंडर हो गई, वॉज इन ruins यानी खंडर में जब वो चेंज हो रही थी, could the company be certain of its revenue income, और उस समय भी जो कंपनी थी वो रेवेन्यू इनकम लेने की कोशिश कर रही थी। मोस्ट कंपनी ऑफिशियल्स बिगन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी एनकरेज्ड, और ज़्यादातर जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो ऐसा महसूस करते थे कि जो लैंड पर इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ावा देना चाहिए। एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव्ड, और जो एग्रीकल्चर है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। हाउ वॉज दिस टू बी डन, और ये सब कैसे हुआ। आफ्टर 2 decades, 2 दशक बाद, डिकेड्स मतलब होता है 10 साल, तो यानी कि 20 साल, तो 20 साल बाद ऑफ डिबेट्स ऑन द क्वेश्चन, इस पर डिबेट हुई इस क्वेश्चन पर कि ये सब कैसे किया जाए। हाउ वॉज दिस टू बी डन। द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस, और इसके अंदर फिर बाद में जो कंपनी थी उसने फाइनली इंट्रोड्यूस किया परमानेंट सेटलमेंट इन 1973। परमानेंट सेटलमेंट इन 1973 बाय द टर्म ऑफ द सेटलमेंट, और इसके अंदर ये जो परमानेंट सेटलमेंट था इसके अंदर पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय परमानेंट सेटलमेंट। अगर आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा आप इसको लिख सकते हैं। कंपनी फाइनली, फिर इसने जो कंपनी थी उसने फाइनली परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया 1793 में बाय द टर्म ऑफ द सेटलमेंट, और जो टर्म है सेटलमेंट इस समय द राजाज एंड तालुकदार, जो राजा हुआ करते थे या तालुकदार थे वह रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार, उनको जमींदार के जैसे ही माना जाता था। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट, और ये रेंट कलेक्ट करने के लिए कहते थे फ्रॉम पीजेंट से एंड पे रेवेन्यू टू कंपनी। तो ये लोग क्या करते थे, पीजेंट से रेवेन्यू टैक्सेस वगैरह लेते थे, लैंड टैक्स,
और इसके बाद ये रेवेन्यू दिया करते थे टैक्स कंपनी को। द अमाउंट टू बी पेड, और जो अमाउंट थी उसको पे किया जाता था, वॉज फिक्स परमानेंटली, मतलब कि उसकी परमानेंट उन्होंने फिक्स कर दिया कि इतना पेमेंट तो आपको देना ही देना है। दैट इज इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज एवर इन फ्यूचर, यानी कि एक बार उन्होंने परमानेंट कर लिया कि इतना आपको देना है तो फ्यूचर में इसको नहीं बढ़ाया जाएगा, तो उसको बोलते थे परमानेंट सेटलमेंट। इट वॉज फेल्ट दैट दिस वुड एंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू, और इससे उन्होंने महसूस किया कि इससे क्या होगा कि जो रेवेन्यू है वो हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। This would be ensure a regular flow of revenue into a company coffee-share. Coffee-share मतलब होता है तिजोरी, जहाँ पर हम पैसा रखते हैं, उसको कॉफी शेयर्स कहा जाता है। तो कंपनी का जो खजाना था या जो उनके तिजोरी थी वो हमेशा भरी रहेगी, ऐसा उन्होंने महसूस किया। अगर हम परमानेंट सेटलमेंट को फाइनल कर देते हैं या ऐसा बना देते हैं तो इससे क्या होगा कि उनका जो खजाने हैं वो हमेशा भरे रहेंगे। सिंस द रेवेन्यू डिमांड टू द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज, और क्या होगा कि जो डिमांड है स्टेट की वो बढ़ेगी नहीं रेवेन्यू की। द जमींदार वुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन, और अगर मान लीजिए जो प्रोडक्शन अगर बढ़ जाएगा लैंड पर तो उससे बेनिफिट होगा ज़मींदार को, क्योंकि जितना उनको देना है वो तो सिर्फ उतना ही देंगे और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बचता है वो अपने पास रखेंगे। तो ये था ज़मींदारी या परमानेंट सिस्टम इसको बोल सकते हैं। तो परमानेंट सिस्टम ये आपसे पूछा जाता है कि परमानेंट सिस्टम के बारे में, तो ये मेन चीज़ है। प्रॉब्लम्स, द परमानेंट सेटलमेंट, अब क्या प्रॉब्लम आई, जैसे मान लीजिए इन्होंने बना दिया परमानेंट सेटलमेंट, अब प्रॉब्लम क्या आई। द परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर क्रिएटेड प्रॉब्लम, कंपनी ऑफिशियल्स soon discovered that the zamindars were in fact not investing in the improvement of land। तो प्रॉब्लम ये थी कि जो ज़मींदार थे वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे लैंड को इम्प्रूव करने में। द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड वॉज सो हाई, और जो रेवेन्यू लगाया गया था वो बहुत ज़्यादा था। दैट द ज़मींदार फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे, जो कि ज़मींदार के लिए मुश्किल हो रहा था देना। एनीवन हु फेल्ड टू पे द रेवेन्यू, और कोई भी व्यक्ति जो कि रेवेन्यू नहीं दे पा रहा था, लॉस ज़मींदारी, उसको अपनी ज़मींदारी खोनी पड़ रही थी। न्यूमरस ज़मींदारीज वर सोल्ड ऑफ, और बहुत सारी जो ज़मींदारी थी उनको बेच दिया गया। ऑक्शन मतलब होता है नीलामी, नीलामी के तहत उसको बेच दिया गया। ऑर्गेनाइज बाय द कंपनी, जो कि कंपनी ने ऑर्गेनाइज की थी। तो ये प्रॉब्लम आ गई इसके परमानेंट क्या। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरीज में द सिचुएशन चेंज, और जो सिचुएशन थी वो बदल गई। द प्राइस इन द मार्केट रोज, और मार्केट के अंदर जो प्राइस थे वो बढ़ गए। एंड कल्टिवेशन स्लोली एक्सपेंडेड, और जो कल्टिवेशन था वो धीरे धीरे एक्सपेंड हो गया। दिस meant एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ ज़मींदार्स, और इसका मतलब ये हुआ कि जो इनकम है ज़मींदार की वो बढ़ गई। बट नो गेन फॉर द कंपनी, लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सिंस इट कुड नॉट इंक्रीज द रेवेन्यू, क्योंकि वो रेवेन्यू को बढ़ा नहीं सकते थे, रेवेन्यू डिमांड को। दैट हैड बीन फिक्स परमानेंटली, क्योंकि उसको पहले ही फिक्स कर दिया जा चुका है। तो इसलिए इसमें बेनिफिट किसका होने लगा, फिर ज़मींदार का होने लगा, और कंपनी को उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। इवन देन ज़मींदार्स डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग लैंड, इसके बाद भी जो ज़मींदार थे उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था अपनी लैंड को इम्प्रूव करने का। सम हैड लॉस देयर लैंड्स, कुछ ने अपनी ज़मीनों को खो दिया। अर्लियर ईयर्स इन ऑफ द सेटलमेंट के कुछ स्टार्टिंग के सालों में। अदर नाउ सॉ पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अर्निंग विदाउट, और कुछ जो ऐसे थे जो कि सॉ पॉसिबिलिटी को शो कर रहे थे ऑफ अर्निंग विदाउट द ट्रबल एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। एज लॉन्ग एज ज़मींदार्स कुड गिव आउट द लैंड, और एज लॉन्ग एज जैसे जैसे जो ज़मींदार थे वो कुड गिव आउट लैंड, उन्होंने अपना लैंड देना स्टार्ट कर दिया टू द टेनेंट्स बोलते हैं ऐसे मजदूर जो कि इनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती और वो दूसरों के खेतों में काम करते हैं। एंड गेट रेंट, और उसके बदले में उनको रेंट देना होता है। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड, और ये जो लोग थे टेनेंट्स थे वो लैंड को इम्प्रूव नहीं करने में रुचि दिखाते, मतलब लैंड को इम्प्रूव नहीं कर रहे थे।
इन अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ इन विलेजेस द कल्टिवेटर्स फाउंड द सिस्टम, दूसरी तरफ जो इन द विलेज गाँव के अंदर जो कल्टिवेटर्स थे वो एक ऐसा सिस्टम आ गया था या उसको पा रहे थे जो कि बिल्कुल ही ऑप्रेसिव था, यानी कि उनको दबाने वाला था। द रेंट ही पेड टू द ज़मींदार, और जो भी वो रेंट दिया करते थे ज़मींदार को वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था। एंड हिज राइट ऑन द लैंड वॉज इनसिक्योर, और उसका जो अधिकार था ज़मीन पर वो इनसिक्योर हुआ करता था। टू पे द रेंट, और रेंट को पे करने के लिए ही हैड टू ऑफन टेक अ लोन, उसको लोन लेना पड़ता था फ्रॉम द मनी लैंडर से। एंड व्हेन ही फेल, और जब वो फेल हो जाते थे टू पे द रेंट को चुकाने में, ही वॉज एविक्टेड फ्रॉम द लैंड, उसको अपनी लैंड से बाहर निकाल दिया जाता था। एंड ही हैड कल्टिवेटेड फॉर जनरेशन, और उसको कई जनरेशन तक उसमें काम करना पड़ता था। तो ये था इनका सिस्टम। परमानेंट सिस्टम के अंदर क्या हुआ था, कैसे कि ज़मींदार ने अपनी जो ज़मीन थी वो टेनेंट्स को दे दी थी कि भाई तुम इस पर खेती करो, और उसके बाद जो उसका बदले में जो रेंट है वो हमको दे देना। और इससे क्या हुआ कि उसको चलाने के लिए जो उनको लोन लेना पड़ता था मनी लैंडर से, और मनी लैंडर्स को लोन नहीं चुका पाने की वजह से उनको अपनी ज़मीनों से बेदखल कर दिया जाता था। और इस प्रकार से ही हैड टू कल्टिवेट, इसके बेदखल करने के साथ साथ उनको कई जनरेशन तक उस ज़मीन पर एज अ मजदूर उनको काम करना पड़ता था। एविक्टेड का मतलब होता है निकाल देना, बेदखल कर देना, ठीक है। तो ये था आपका परमानेंट सिस्टम। देन उसके बाद आता है आपका न्यू सिस्टम। न्यू सिस्टम इज डिवाइज्ड, उसके बाद नया सिस्टम इन्होंने इसको डिवाइज किया बाय द अर्ली 19th सेंचुरी। मैनी ऑफ द कंपनी, कई जो कंपनी थी ऑफिशियल्स वर कन्विंस्ड, उनको कन्विंस्ड किया गया दैट, कन्विंस मतलब होता है राजी करना, उनको मनाना, दैट द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू हैड टू बी चेंज, और जो सिस्टम है रेवेन्यू का उसको वापस से बदलना चाहिए, ठीक है। डिवाइस मतलब उसको वापस चेंज किया और नया सिस्टम आया। हाउ कुड रेवेन्यू बी फिक्स्ड, अब कैसे उसको फिक्स किया जाए परमानेंटली एट अ टाइम व्हेन अ कंपनी नीडेड मोर मनी, जब कंपनी को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी तो फिर वो परमानेंट को कैसे रख सकते थे। इट्स एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के अंदर और बंगाल प्रेसिडेंसी, मोस्ट ऑफ दिस एरिया इज नाउ इन उत्तर प्रदेश। पहले जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस था बंगाल का, अब इसका ज़्यादातर जो हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश में आने लगा है। तो इंग्लिश मैन थे, उनको एक इंग्लिश मैन थे जिनका नाम था एन इंग्लिश मैन कॉल्ड हॉल्ट मैकेंजी, उनको हॉल्ट मैकेंजी कहा जाता था। डिवाइस द न्यू सिस्टम, ये एक नया सिस्टम लेके आए थे विच केम इनटू इफेक्ट, और ये जो सिस्टम था वो आया था 1822 के अंदर। हॉल्ट मैकेंजी ये एक नया सिस्टम लाए थे 1822 के अंदर। ही फेल्ट दैट, इन्होंने ऐसा महसूस किया दैट द विलेजेस वॉज एन इम्पॉर्टेंट एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, कि जो गांव है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सोशल इंस्टीट्यूशन है इन द नॉर्थ इंडियन सोसाइटी में, एंड नीडेड टू बी प्रिजर्व, और ज़रूरत है इनको प्रिजर्व करने की, बचाने की। अंडर हिज डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के अंदर जो कलेक्टर्स थे वैन फ्रॉम विलेज टू विलेज, ये गाँव से गाँव गए एंड इंस्पेक्टेड द लैंड, इन्होंने लैंड को देखा, मेजरिंग द फील्ड को मेजर किया, एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम्स एंड राइट्स ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स, और इन्होंने अलग अलग उसको रिकॉर्ड किया, उस कस्टम्स को उनके और उनके अधिकारों को अलग अलग ग्रुप्स के। तो इस तरह से ये लोग गांव गए, उन्होंने जाके ज़मीनों को नापा, वहाँ देखा कैसी ज़मीन है, उपजाऊ है या नहीं है, फर्टाइल है या नहीं है, उसको मेजरमेंट किया और रिकॉर्ड किया उनके कस्टम एंड राइट्स को अलग अलग ग्रुप्स के अंदर। द एलिमिनेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज वॉज एडेड अप टू द कैलकुलेट ऑफ द रेवेन्यू दैट ईच विलेज को बोलते हैं महल, हैड टू पे। अब ये सब देखने के बाद उन्होंने जो रेवेन्यू सिस्टम चल रहा था उसको उन्होंने एलिमिनेट कर दिया ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज, और उसमें इन्होंने वॉज एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू, और उसके बाद उन्होंने इसमें ऐड किया जो भी रेवेन्यू है उसको कैलकुलेट करने के बाद दैट ईच विलेज, कि जो हर गांव में उसको इतना इतना पेमेंट देना है, ठीक है, रेवेन्यू इतना इतना देना है, यानी पहले का हटाकर उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया।
दिस डिमांड वॉज टू बी रिवाइज, और ये जो डिमांड थी इसको रिवाइज किया गया। पीरियोडिक, समय समय पर इसको रिवाइज किया जा सकता था, यानी कि दोबारा से इसमें चेंजेस ला सकते थे। नॉट परमानेंटली फिक्स्ड, ये परमानेंट नहीं हुआ था, ये परमानेंट नहीं था, उसको परमानेंट फिक्स नहीं किया गया था, मतलब उसको समय समय पर हम उसको चेंज कर सकते थे। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू, और जो चार्ज था इस रेवेन्यू को कलेक्ट करने का एंड पेइंग इट टू द कंपनी, और कंपनी को देने का, वॉज गिवन टू द विलेज। और भाई कौन रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, कौन पे करेगा कंपनी को, तो इसके लिए उन्होंने विलेज का हेडमैन को उन्होंने चुना कि भाई जो विलेज हेडमैन है, जो गांव का मुखिया है, वो रेवेन्यू को कलेक्ट करेगा और कंपनी को पे करेगा, रेदर देन द जमींदार। जमींदार की वजह उन्होंने गांव के मुखिया को चुना जो कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा और कंपनी को देगा। और इस सिस्टम को जाना जाता है महलवारी सिस्टम के नाम से। महल मीन्स हो गया गांव, क्योंकि गांव को देना था टैक्स, तो अब ये जो सिस्टम बन गया महलवारी सिस्टम बन गया। तो आपने सबसे पहले पढ़ा था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, दूसरा आ गया आपका महलवारी सिस्टम। और ये सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? ये किया था हॉल्ड मैकेंजी ने। फिर आता है आपका मुनरो सिस्टम। मुनरो सिस्टम में the British territories in the south, there was a similar moves. The similar moves stay away from the ideas of permanent settlement. परमानेंट सेटलमेंट के आइडियाज़ को रिमूव करने के बाद या उसको हटाने के बाद ये महलवारी सिस्टम लेकर आए थे। द न्यू सिस्टम दैट वाज डिवाइस केम इनटू नोन एज रैयतवारी, एक ये नया सिस्टम लेकर आए। परमानेंट सिस्टम को हटाने के बाद इट वॉज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल बाय द कैप्टन अलेक्जेंडर रीड in some of the areas that were taken over by the company. After the war with the Tipu Sultan, subsequently developed by the Thomas Munro. ये कोशिश की गई थी स्मॉल, छोटे पैमाने पर कैप्टन अलेक्जेंडर रेड के थ्रू कुछ एरियाज़ के अंदर जो कि कंपनी ने ली थी युद्ध के बाद टीपू सुल्तान से। जैसे टीपू सुल्तान हार गया था या मारा गया था, उसके बाद उन्होंने जो एरियाज़ थे जिस पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, उस एरियाज़ पर उन्होंने इस प्रकार जो रैयतवारी सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किया। सब्सिक्वेंटली डेवलप बाय द थॉमस मुनरो, और इसको डेवलप किया था थॉमस मुनरो ने। दिस सिस्टम वॉज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड, और ये जो सिस्टम था धीरे धीरे फैल गया पूरे साउथ इंडिया के अंदर। रेड एंड मुनरो, मतलब रेड ने स्टार्ट किया था और मुनरो ने उसको एक्सपेंड किया था। ये दोनों ही ऐसा महसूस करते थे, फेल्ट दैट इन द साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार्स, कि वहाँ पर कोई भी ट्रेडिशनल जमींदार नहीं है। द सेटलमेंट दे एग्रीड और ऐसे आर्ग्यूड, द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स, और कल्टिवेटर्स बोलते हैं, कल्टिवेटर्स को उन्होंने नाम दिया रेयर्ड्स। तो इस सेटलमेंट्स के अंदर कोई भी ऐसा ज़मींदार नहीं था जो कि आर्ग्यू करता, क्योंकि ट्रेडिशनल नहीं था ज़मींदारी सिस्टम यहाँ पर। तो यहाँ पर डायरेक्टली किससे ये इंटरेक्ट करते थे? कल्टिवेटर से। हु हैड टिल द लैंड, जो कि लैंड की जुताई करता था, हल चलाता था फॉर जनरेशन, कई पीढ़ियों से। देयर फील्ड्स हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वेड बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट, और इनके जो खेत थे उनको केयरफुली देखा गया एंड सेपरेट किया गया। सर्वेड बिफोर द रेवेन्यू, रेवेन्यू से पहले सर्वे किया गया। रेवेन्यू असेसमेंट वॉज मेड, यानी रेवेन्यू सिस्टम से रेवेन्यू असेसमेंट से पहले यहाँ पर ये लोग गए, उसको केयरफुली देखा, सेपरेटली उसको देखा, सर्वे किया। मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश, जो मुनरो थे उन्होंने ऐसा सोचा दैट द ब्रिटिश शुड एक्ट एज अ पैटर्नल फादर फिगर, जो ब्रिटिश हैं उनको एक पैटर्नल फादर के रूप में एक्ट करना चाहिए। फिगर्स प्रोटेक्टिंग द रेयर्ड्स अंडर देयर चार्ज, जो रेयर्ड्स हैं यानी कि जो किसान हैं जो हल चला रहे हैं उनको अपने चार्जेस के अंदर ले लेना चाहिए था एज अ पैटर्नल। पैटर्नल मतलब है जैसे अभिभावक वगैरह होते हैं। ऑल वॉज नॉट वेल, सब कुछ सही नहीं था। विद इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों के अंदर, आफ्टर अ न्यू सिस्टम वॉज इम्पोज्ड, नए सिस्टम
के इम्पोज होने के बाद इट वॉज क्लियर दैट ऑल वॉज नॉट वेल, कि जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं हुआ विद दैम, उनके साथ, ड्राइवन बाय द डिज़ायर्स टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम द लैंड, और उनकी जो इच्छा थी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इनकम की जाए लैंड से। रेवेन्यू ऑफिशियल फिक्स टू हाई, जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लगा दिया था या उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड की थी रेवेन्यू की। पीजेंट्स वर अनेबल टू पे, और जो किसान थे वो इस योग्य नहीं थे कि वो इतना दे पाएँ। रेयर्ड्स फ्लड द कंट्री साइड, जो रेयर्ड्स थे वो क्या थे, वहाँ से भाग गए गांव से। एंड द विलेजेस बिकेम डेजर्ट, और जो गांव थे वो डेजर्ट बन गए, यानी कि उसमें कोई खेती करने वाला ही रहा मैनी रीजंस के अंदर। ऑप्टिमिस्ट ऑफिशियल्स हैड इमेजिन्स, और जितने भी ऑप्टिमिस्ट ऑफिशियल्स थे उन्होंने इमेजिन किया दैट द न्यू सिस्टम, नए सिस्टम को वो ट्रांसफॉर्म द पीजेंट इनटू रिच एंटरप्राइजिंग फार्मर्स। उन्होंने क्या करा, एक नया सिस्टम लाया जिसमें कि उन्होंने जो पीजेंट्स थे उनको, पीजेंट्स को रिच एंटरप्राइजिंग फार्मर्स के अंदर उसको उन्होंने चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। बट दिस डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो चाहते थे किसानों को बड़े बड़े एंटरप्राइजिंग किसानों के अंदर बदल दिया जाए, पैसे वालों के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो ये तो सारा था आपका, आपने 3 सिस्टम के बारे में पढ़ा था। इसमें कौन कौन से सिस्टम थे आपका, सबसे फर्स्ट था आपका परमानेंट सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, दूसरा था आपका महलवारी सिस्टम, तीसरा था आपका रेतवारी सिस्टम। आपने इसमें 3 सेटलमेंट सिस्टम पढ़े थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कैसे उन्होंने इसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की थी ब्रिटिशर्स ने, और वो जो इम्प्रूवमेंट थे वो केवल अपने लिए लाना चाहते थे जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिल सके। तो अब जो नेक्स्ट है आपका क्रॉप और यूरोप, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। तब तक जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।